सर, पूर्वोत्तर की बात करूं, पूर्वोत्तर के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आप गिना सकें कि वहां पर क्या खास हुआ है बीते कुछ वक्त में, और क्या स्ट्रैटेजी के लिहाज से नरेंद्र मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिन राज्यों में उन्होंने 2014 में बहुत ज्यादा सीटें हासिल की और वहां सीटें कम होने वाली हैं, उनकी भरपाई उत्तर पूर्व के राज्यों से की जा सके। ये बहुत बढ़िया बात आपने पूछी और अवसर दिया है बात करने का। देखिए, पूर्वोत्तर न मालूम क्यों पिछली सरकारों की प्राथमिकता से कहीं हट गया था। उस कारण वहां विकास कार्यों में भी उस तरह की गति देखने को नहीं मिली। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी अपने आप को अलग से कहने लगा। हिंटरलैंड और मेनलैंड जैसी परिभाषाएं सामने आ गई। इन 4 वर्षों में इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन और बदलाव हुआ है जो देखने बनता है। यू हैव टू सी टू बिलीव इट। और इसमें व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी की जो पर्सनल आउटरीच है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। शायद हमारे ध्यान में ये बात आती नहीं या लाई भी नहीं जाती, बिकॉज इट डजंट मेक अ वेरी बिग न्यूज, कि प्रधानमंत्री जी ने 4 वर्ष पूरे होने से पहले, अभी तो 4 वर्ष कल पूरे होंगे, लगभग 30 बार पूर्वोत्तर का प्रवास किया। 30 टूर्स। पहले तो कोई केंद्रीय मंत्री भी नहीं था करता। ताड़ी बजने लगी थी, फिर हल्की हो गई क्योंकि इससे याद रहेगा हमें दिस फिगर, because this is not, I mean this is a reflection of the high priority given। एक प्रदेश को अगर यदि आप औसतन देखें तो प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 बार कहां प्रधानमंत्री जाया करते थे। और शिलांग में हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जिसकी स्थापना 70 के दशक में हुई थी जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, क्योंकि ये डोनर का मंत्रालय बाद में स्थापित हुआ अटल जी के समय में। वहां पर एक बड़ी हमारा बहुत भव्य एक हेडक्वार्टर है और वहां एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी प्लीनरी मीटिंग्स हुआ करती हैं समय समय पर। उस प्लीनरी मीटिंग में भाग लेने के लिए श्री नरेंद्र मोदी शिलांग पहुंचते हैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर, और 40 वर्ष के बाद कोई प्रधानमंत्री उस मीटिंग में भाग लेने आता है। आखिरी बार मोरारजी भाई आए थे। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस प्रकार की प्राथमिकता देते हैं तो कुदरती बात है नीचे तक सारा तंत्र एक्टिवेट हो जाता है। 2014 में जब ये सरकार आई तो कम से कम 2 प्रदेश ऐसे थे, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने अभी तक कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। आज डबल ट्रैक रेल की स्थापना हो रही है। अगरतला से पहली रेलगाड़ी ट्रेन टू बांग्लादेश जाने वाली है। क्रांतिकारी निर्णय जिन्होंने कई वर्षों से प्रतीक्षा की थी, उदाहरण के तौर पर इंडो बांग्ला एग्रीमेंट, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, ये तो उसी समय हो जाना चाहिए था 40 वर्ष पहले जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, यह जन्म हुआ था। न मालूम क्यों ये अभी तक अटका रहा, और इसके कारण जितनी सुविधा हुई है यातायात की, व्यापार की, तजारत की, देखने बनती है। इसी प्रकार अंग्रेजों के समय का एक एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, 91 वर्ष हो गए, 91 ईयर्स। अभी 6-8 महीने पहले उसमें संशोधन करके होम ग्राउंड बॉम्बू को उससे निकाल दिया गया। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। अगरबत्ती हम जलाते हैं रोज पूजा के लिए, लेकिन बैम्बू आता है विदेश से। दिया सलाई माचिस, उसके लिए बैम्बू। जबकि घर में पिछवाड़े में हमारे यहां बैम्बू के पेड़ है, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट कहता है कि ये बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, बिना परमिट के आप काट नहीं सकते। उसको दरकिनार किया, और ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। लगभग 1500 ऑब्सोलीट रूल्स संशोधित कर दिए गए इस 4 वर्षों में, जिनमें 3-4 वर्ष के भीतर ही, 3-4 महीने के भीतर ही आरंभ में ये सेल्फ अटेस्टेशन का लाया गया। पहले ये होता था कि गेस्टेड अफसर से अपने सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाइए, और हमारे जैसे लोग जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते थे, जब तो हम 10वीं कक्षा में पहुंचे तो कहा जाता था गेस्टेड अफसर लाओ, तो कल्पना में नहीं आता था गेस्टेड अफसर कैसा होगा। कोई 2 नाक होंगे, 4 आंखें होंगी, बहुत बड़ा माना जाता था उस समय गेस्टेड अफसर। और मुझे कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन 11वीं कक्षा में एक बार एक सर्टिफिकेट अटेस्ट करने के लिए 5 रुपए मांगे गए, और वो किसी और ने दिए क्योंकि उस तरह का था नहीं। उस कानून को खत्म कर दिया गया। और एक पत्रकार वार्ता में जब हमने घोषणा की तो कहा गया कि साहब, इससे यदि कोई युवा अपने सिग्नेचर फर्ज करेगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा अगर ऐसा करता है तो कसूर उसका नहीं, कसूर उसके माता पिता का, उसके शिक्षकों का, हमारा। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि हमें इतनी क्षमता है कि हम अपने देश के युवाओं पर विश्वास कर सकें।